हेलो एवरीवन, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारा एक नया सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू हो रहा है जिसका नाम है वीकली रैप। बेसिकली इस वीकली रैप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपना पूरा एक वीक का जो हमारा करंट अफेयर्स है ना, हम लोग इसमें वो कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट वीकली रैप है इसमें हम लोग 10 अगस्त 2020 से लेकर के 15 अगस्त 2020 तक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में थी हम लोग आज वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारा न्यूज़ में वो है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये जो रिलीज़ किया है ना, ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, इसको जिसने रिलीज़ किया है उसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स वाज रिलीज्ड, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉडी विच रिलीज्ड दैट इंडेक्स। तो आंसर हमारा क्या होगा, NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उसके बाद इसमें बेसिकली है क्या इस इंडेक्स में, तो दिस बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडिकेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जैसे हमारा अगर इकोनॉमिक्स है ना, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या काम करते हैं, वो फ्यूचर स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया से बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में किसी भी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है या किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट से रिलेटेड ही इसमें चीज़ें बताई गई हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली है क्या इस इंडेक्स में, एक बार वो झलक हम लोग देख लें इसका। तो इट ट्रैक्स द बिजनेस सेंटीमेंट ऑफ अराउंड 600 इंडियन कंपनीज टू कंप्यूट द कंपोजिट इंडेक्स। इसमें बेसिकली 600 इंडियन कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक किया गया, उसके बाद ये इंडेक्स निकाला गया था। उसके बाद इसमें यह है कि इट स्टूड एट 46.4 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, अ ड्रॉप ऑफ 40.1%। ये जब इंडेक्स निकाला गया तो इसमें ऑलमोस्ट 40.1% का ड्रॉप है। ये एक्चुअली एक बहुत ही मेजर ड्रॉप माना जाता है फ्रॉम इट्स लेवल ऑफ 77.4 इन द प्रीवियस क्वार्टर। जिनको ये नंबर नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं बता दूं कि जैसे सपोज अगर आप HDI कैलकुलेट करते हो, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर एक नंबर दिया जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो जो ये जो इंडेक्स है इसमें जो इस बार नंबर दिया गया है वो है 46.4 का। इसके पहले कितना था, 77.4। मतलब बिजनेस जो है वो काफ़ी नीचे आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, तो जून 2020 क्वार्टर में ये 62% फेल हुआ था, ये नीचे की तरफ 62% आया था। उसके बाद इसमें कि दिस इज द लोवेस्ट दैट द BCI हैज एवर फॉलन इन द हिस्ट्री ऑफ 113 राउंड्स ऑफ NCAER। अभी तक जितना भी ये इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था उसमें सबसे बड़ा फॉल था 62% का। किस क्वार्टर में, जून 2020 के क्वार्टर में। और इसका मेन रीजन क्या है, कोविड। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पता है कि हर जो बिजनेस है वो घाटे में चल रहा है एक तरीके से। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और देख ले कि ये NCAER है क्या। तो बेसिकली इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। The Tata Foundation and other premier organization came together to form the think tank with the support of Government of India. See, यहाँ पे टाटा फाउंडेशन एंड अदर प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब है, सपोज अगर किसी कंट्री में 10 तरीके का बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को देखना है अगर एक बार में कि हाँ क्या बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है या बिजनेस जो है वो नीचे की तरफ डिग्रेड हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स लाया गया। इसमें इसका जो NCAER है वो कब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, 1956 में। और इसके फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो टाटा फाउंडेशन का और कुछ जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनका। इनका एम क्या है, टू गिव सपोर्ट टू बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक रिसर्चेज। अब ये यहाँ से इकोनॉमिक रिसर्च करेंगे और फिर ये इनको बताएंगे कि हाँ अभी जो बिजनेस है ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है, इस तरीके से नीचे जा सकता है। ये सारा कुछ इकोनॉमिक रिसर्च करके इनको बताया जाएगा। ठीक है, सिंस 1991 द काउंसिल इज ट्रैकिंग द बिजनेस कॉन्फिडेंस इन द कंट्री ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ये किया जा रहा है।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ये क्या ये ईयरली करते हैं, ठीक है, तो ये ईयरली नहीं करते हैं, बेसिकली ये क्वार्टरली करते हैं। उसके बाद है कि द NCER सर्वे एलिसिट्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम फर्म्स अक्रॉस 6 सिटीज टू एसेस बिजनेस सेंटिमेंट इन द 4 रीजन ऑफ द इंडिया। बेसिकली 6 सिटीज का लेते हैं, लाइक इसमें दिल्ली है, बेंगलुरु है, और ऐसे ऐसे 6 सिटीज को इसमें लिया जाता है। कौन कौन सा इसमें? दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता ईस्ट, बेंगलुरु एंड चेन्नई, इन सबको लिया जाता है जब ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तब। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज कावकाज, एक्सरसाइज कावकाज 2020। बेसिकली ये जो हमारा एक्सरसाइज कावकाज 2020, इसको कामकाज मत समझना आप, ये जो बेसिकली एक्सरसाइज कावकाज 2020 है इसको कॉकसस 2020 भी कहा गया है। इट इज बेसिकली अ मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज दैट इज अबाउट टू बी हेल्ड इन रसिया। तो ये यहाँ से पूछा जाएगा कि रिसेंटली दैट एक्सरसाइज वाज सीन इन न्यूज, तो ये कहाँ हो रहा है? तो ये बेसिकली रसिया में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि द इन्विटेशन फॉर पार्टिसिपेशन टू कावकाज हैज बीन एक्सटेंडेड टू एटलीस्ट 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की अपार्ट फ्रॉम अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पार्ट ऑफ SCO। तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये जो इनविटेशन किसके किसके पास गया है, इन सब देशों के पास भी गया है। तो वेदर दे विल पार्टिसिपेट और नॉट, दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वी हैव टू सी। इसके बाद इसमें क्या है, पहली चीज जो है वो ये है कि ये एक रशियन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी इस बार जो आने वाले हमारे पेपर्स है उसमें रसिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। अभी रिसेंटली उसने एक वैक्सीन बनाने की बात की है, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, अ स्मॉल ट्राई सर्विस कंटिजेंट विल टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन अस्ट्राखान इन द सदर्न रसिया। एक ट्राई सर्विस कंटिजेंट जो है वो हर देश से पार्टिसिपेट करेगा इसमें। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस कि ये एक्सरसाइज कावकाज किस कंट्री से रिलेटेड है या किस कंट्री के साथ हो रहा है या फिर किस कंट्री में होगा, कुछ ऐसी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केवी कमात कमेटी। रिसेंटली RBI ने एक एक्सपर्ट कमेटी से बनाया है टू सजेस्ट द फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स। इतना पता है कि अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पर भी काफ़ी असर कर रहा है, ठीक है। तो इसने एक बनाया है कि किस तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट्स का कंडीशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो इस कमेटी का काम क्या है, द कमेटी विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस टू RBI। ये RBI को अपना रिकमेंडेशन सबमिट करेगी, विच विल नोटिफाई देम अलोंग विद द मॉडिफिकेशंस इफ एनी इन 30 डेज। जैसा होगा इनको फिर 30 डेज में नोटिफाई करके बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 स्ट्रेस इनविसेस टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल पैरामीटर्स। यहाँ देखिए एक बार मैं बता दूं कि बेसिकली क्या है कि हर तरफ से अभी कोविड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। पूरा इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से डैमेज हुए पड़ा है। तो किस किस तरीके से फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर काम किया जा सकता है, किस किस रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है, सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क। मतलब सपोज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सपोज अगर कोई अगर अलग से बैंकिंग सेक्टर है तो इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सारा रिकमेंडेशन कौन करेगा, केवी कमात कमेटी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है न्यूज़ नेशनल हैंडलूम डे। तो ये तो हर साल आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगस्त 7 को क्या मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। इट वॉज इन 2015 द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड। 2015 से ये स्टार्ट हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 7 अगस्त को ऐसा क्या स्पेशल था। तो जिनको याद होगा, इवन मैंने अपने हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाया भी है कि विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल द स्वदेशी मूवमेंट गेन्ड स्ट्रेंथ। ये हर किसी को पता है। इट वॉज ऑन द अगस्त 7, 1905 that a formal proclamation was made at the Calcutta town hall to boycott the foreign goods। बेसिकली यहाँ से एक तरीके से स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट था। ये जो 7 अगस्त 1905 है ना, ये एक तरीके से हमारा स्वदेशी मूवमेंट का कॉल हो गया था इस दिन, ठीक है। कि इसमें जो फॉरेन गुड है उनको बॉयकॉट करो और इंडिया मेड प्रोडक्ट है उस पर रिलाई करो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फिर 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरा है कि ये मतलब 7th डे जो 7 अगस्त है इसको क्यों
सेलेक्ट किया गया है। तो क्यों किया गया है? क्योंकि यहीं से स्वदेशी का फॉर्मली प्रोक्लेम्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक सोशल मीडिया कंपेन स्टार्ट किया गया, ये हैशटैग वोकल फॉर हैंडमेड। तो जब हम लोग हैशटैग वोकल फॉर हैंडमेड कहते हैं ना, तो ये जो सोशल मीडिया कंपेन है ये किस चीज़ के लिए है? टू प्रमोट द हैंडलूम प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसमें किसी और प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है हैशटैग वोकल फॉर हैंडमेड में। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इसमें क्या हुआ कि एन अमेंडमेंट मेड इन द ISA अग्रीमेंट हैज अलाउड ऑल 192 कंट्रीज, ऑल 192 मेंबर कंट्रीज ऑफ UN टू ज्वाइन द अलायंस। हर किसी से कहा गया कि भाई आप आकर के ज्वाइन करो। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये एक्चुअली जो इनिशिएटिव है ना ISA का, वो इंडिया का ही इनिशिएटिव है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों हुआ ये? ये है क्या बेसिकली? इट इज अ मल्टीलेटरल फोरम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो इंडिया एंड फ्रांस साथ आए थे इन द 21st COP टू UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2015। और जब हम लोग सोलर एनर्जी की जब बात करते हैं, अगर ये सोलर अलायंस है, इट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग सोलर एनर्जी का ही कहीं ना कहीं बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो सोलर एनर्जी है उस पर हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना है और जो फॉसिल फ्यूल है इस पर डिपेंडेंस कम करना है, इसी के लिए ये अलायंस बना था। अब इसके बाद क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? टू कलेक्टिवली एड्रेस द की कॉमन चैलेंजेस टू स्केल अप सोलर एनर्जी एप्लीकेशन इन लाइन विद देयर नीड्स। जी, सोलर एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो अगर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो तो ये फ्यूल सेविंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1000 बाई $1000 बिलियन बाई 2030। तो इसमें इतने इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। उसके बाद है टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी। अभी इंडिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी है ना, या जो कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा टू स्केल अप द एप्लीकेशन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजीज इन मेंबर कंट्रीज, और बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने का। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है 192 कंट्रीज का, लेकिन करंटली कितने कंट्रीज ने साइन किया है? 87 कंट्रीज ने। ठीक है, एंड ऑफ दीज 67 डिपॉजिटेड देयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। इसमें से 67 ने रेटिफिकेशन की बात की गई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट किन दो कंट्रीज के द्वारा किया गया था, तो इंडिया एंड फ्रांस। दूसरा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार इंडिया में किसी का हेडक्वार्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक स्टडी ऑन लियोपार्ड। जब हम लोग कहते हैं, जब यहाँ पे वर्ड ट्रैफिक आता है, इट मीन्स हम लोग जैसे अगर सपोज कहते हैं कि सड़क पे ट्रैफिक बहुत है, मतलब सड़क पे लोग चलने वाले बहुत हैं। उसी तरीके से ट्रैफिक स्टडी अगर लियोपार्ड का है, बेसिकली हम लोग इसमें नंबर ऑफ लियोपार्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज रिलीज्ड अ पेपर टाइटल स्पॉटेड। ये याद रखना है कि रिसेंटली अ पेपर टाइटल्ड स्पॉटेड वाज सीन इन न्यूज और इट वाज रिलीज्ड। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड है? लियोपार्ड से। इस स्पॉटेड पेपर में क्या था? इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया। लियोपार्ड की इलीगल पोचिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनका इलीगल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये स्पॉटेड जो पेपर है ये पब्लिश किया गया है। उसके बाद इसमें ये बताया गया कि 2015 से 2019 के बीच 747 लियोपार्ड का डेथ हुआ था इन इंडिया, जिसमें से 596 जो थे दैट इट वाज लिंक्ड टू इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू पोचिंग। जो सबसे ज़्यादा ये इलीगल पोचिंग का जो इंसिडेंट आता है, जो सबसे ज़्यादा पोचिंग का इंसिडेंट आता है वो कहाँ है? उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। ये फिर पॉइंट अपने को याद रखना है। तो यहाँ से एक ये याद करना है और दूसरा ये है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या है? ये ट्रैफिक स्टडी है क्या? इट इज़ द लीडिंग NGO वर्किंग ग्लोबली ऑन द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये बेसिकली जो ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ पे ये एक NGO के बारे में बताया गया है कि ये एक NGO है जो ग्लोबली काम करता है। किस चीज़ के लिए? ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट को लेकर के। फाउंड कब हुआ था? 1976। तो यहाँ से ना ये ट्रैफिक के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ये याद रखना है। ठीक है,
तो बस इसका आप ये देख लीजिए, इसका लोकेशन कहाँ का है, कैम्ब्रिज यूके का। तो इस वाले में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है लियोपार्ड का, क्योंकि जब लियोपार्ड न्यूज़ में है ना, तो फिर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो ये वल्नरेबल है, ये याद रखना है। इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ आता है, इंडिया, नेपाल, भूटान है और पाकिस्तान के कुछ पार्ट में, ठीक है। और इसका थ्रेट किस किस चीज़ की वजह से, तो ये थ्रेट तो कोई भी लिख सकता है कि ऑब्वियसली इनका हैबिटेट बर्बाद किया जा रहा है, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा राइज पे है, उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। तो यहाँ से एक IUCN स्टेटस याद रखना है कि वल्नरेबल में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसमें क्या हुआ है कि जो IIT कानपुर है ना, IIT कानपुर ने एक डेवलप करा है इंडिजिनियस सीड बॉल जिसका नाम है BEEG, बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। एक्चुअली इसमें क्या होगा ना कि ये BEG है क्या, ये एक सीड बॉल है कंसिस्टिंग ऑफ इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ सीड्स कंपोस्ट एंड क्ले। देयर इज नो नीड फॉर डिगिंग पिट्स फॉर प्लांटिंग सैपलिंग। अब देखो, जब सैपलिंग अगर लगाना होता है तो ऑब्वियसली हम लोगों को पहले उसको वहाँ पे डिग करना है, ठीक है, वहाँ पे खुदाई करनी है, तब जाकर उसमें सैपलिंग लगाया जाता है। इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने कुछ ऐसा ये रेडीमेड ही बना दिया है। अब इसको क्या करेगा फार्मर, खेत में बस जाकर फेंक देना इसको, ठीक है। BEG is enriched with right ingredients and seeds to germinate early and are the best way to utilize monsoon and plant as many trees। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मली जब हम लोग खेती की बात करते हैं तो सोशल गैदरिंग होती है, ठीक है। अब सोशल गैदरिंग अगर खेत में हो और अभी कोविड का टाइम है तो ये थोड़ा रिस्की माना जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया गया, ये बनाया गया है। इसमें जैसे क्या है ना कि फार्मर अगर डिफरेंट लोकेशंस पर खड़े हो जाएं अगर, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर एक प्लॉट है तो ये यहाँ पर इसको थ्रो कर सकते हैं। और वैसे भी आप देखो तो अगर इस तरीके से इसको अनइवनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नो डाउट ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट अल्टीमेटली इट विल ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फार्मसैप। फार्मसैप बेसिकली किसने डेवलप किया है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डेवलप किया एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप CHC कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी। बेसिकली देखो इसका काम क्या है ना कि अक्सर किसानों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि अब हर किसान के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो जो हेवी मशीनरी होते हैं, जो महंगी मशीनरी है उसको परचेज कर सके, ठीक है। तो अगर वो परचेज नहीं कर सकता है तो इन मशीन्स को वो रेंटल बेसिस पे तो ले सकता है। तो इसी के लिए ये एक फार्म्स ऐप स्टार्ट किया गया है। द ऐप हैज़ बीन फर्दर मॉडिफाइड एंड बीन गिवन द एक्रोनिम ऑफ फार्म्स ऐप। अगर आपसे ये पूछा ना फार्म्स ऐप के बारे में तो दो चीज़ें, पहला यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है ये, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि ये मशीन्स को रेंटल बेसिस पर मिलेगा किसानों को, ठीक है। इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के साथ जब भी कुछ ऐसा लफड़ा होता है ना तो ये हमेशा सबसे पहले जो चीज़ न्यूज़ में आता है वो यही आता है कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड अ रिक्वेस्ट बाय पाकिस्तान टू होल्ड अ मीटिंग। बेसिकली पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट किया था इंडिया से कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के आप एक मीटिंग करो। एक्चुअली ना ये मीटिंग हमेशा होती है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ये मीटिंग की जाती है, लेकिन इस बार इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी साइंड इन कराची 1960। किसके किसके बीच, पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान के पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान सॉरी इंडिया के पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के कौन थे, अयूब खान। इसमें बीच में ब्रोकरी का काम किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। अब यहाँ जो सबसे मेन चीज़ है ना, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपके सामने आ जाएगा जब भी इंडस वाटर ट्रीटी आएगा ना, तो इंडिया के पास इन रिवर्स का कंट्रोल है, ब्यास, रावी एंड सतलज। जो ब्यास, रावी एंड सतलज है इनका अल्टीमेट कंट्रोल इंडिया के पास है। इंडिया इसका किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। अभी इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो ब्यास है, रावी है, सतलज है, इसका अल्टीमेट कंट्रोल इंडिया के पास है और इंडिया किसी भी पर्पस के लिए इसका यूज़ कर सकता है, किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद है वाइल द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर, यानी जो इंडस, झेलम एंड चेनाब है ना, ये दिया गया है पाकिस्तान को,
जो इंडस, झेलम एंड चेनाब है वो किसको दिया गया है? पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इंडिया इनके कुछ वाटर को डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव एंड एग्रीकल्चरल यूज के लिए मतलब इंडिया यूज कर सकता है इसको, ठीक है, इन पर्पसेस के लिए एज प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी। मतलब अल्टीमेटली कोई रिवर नहीं है जिस पर अल्टीमेट कंट्रोल पाकिस्तान का है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि एक वाटर कमिश्नर का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि एज पर द ट्रीटी द वाटर कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मीट ट्वाइस अ ईयर। ये साल में 2 बार मिलेंगे और यहाँ पे एक जो टेक्निकल विजिट है वो की जाएगी। बोथ द साइड विल शेयर द डिटेल ऑफ वाटर फ्लो एंड क्वांटम ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड। उसके बाद है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ कोऑपरेशन, उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें, ये जो फॉर्मेलिटी, ये यहाँ से यहाँ जो है ना, ये सब फॉर्मेलिटी के अलावे कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से रिवर्स है जिस पे इंडिया का अल्टीमेट कंट्रोल है इंडस वाटर ट्रीटी में, और वो कौन कौन से रिवर है जिसको इंडिया डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव एंड एग्रीकल्चरल यूज के लिए ले सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डैम्स के नाम है, या आप देख सकते हैं। टू यूटिलाइज द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स विच हैज बीन अलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज, इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड द फॉलोइंग डैम। भाई हमारा नदी है, इसमें हमारा पूरा कंट्रोल, हम कोई सा भी डैम बनाएं, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो डैम बनाया गया है ना, ये ना आप एक बार पॉज करके देख लेना कि कौन सा डैम किस रिवर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप वीडियो एक बार पॉज करके देख सकते हैं यहाँ से। ये जो डैम है इसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया ने जो भी इंडिया का शेयर है ना उसका ऑलमोस्ट 95% यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। तो हम जो इंडियंस है ना ये चीज़ों का यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा क्या है कि घर में अगर ये ना सुबह में अगर पेस्ट खत्म हो जाए तो उसका यूटिलाइज जैसे किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया अच्छे से यूटिलाइज करता है और इसका ऑलमोस्ट 95% जो शेयर है वो इंडिया यूज कर लेता है। उसके बाद है बटरफ्लाई स्पीसीज ऑफ मैथरन। मैथरन का मतलब है फॉरेस्ट ऑन द फोरहेड। फोरहेड का मतलब क्या? ऊपर में फॉरेस्ट, माउंटेन्स पे फॉरेस्ट। इज एन इको सेंसिटिव रीजन डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। It is one of the smallest hill stations of India and is a part of Mumbai metropolitan region. अगर आपसे ये आएगा मैथरन के बारे में अगर न्यूज़ में आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैथरन का मीनिंग, वैसे उतने कम चांस है कि मीनिंग पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया किस पार्ट में आता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आता है मुंबई में। अब उसके बाद यहाँ पे एक बटरफ्लाई स्पीसीज ऑफ मैथरन है, तो इसके लिए एक बार हम लोग ये देखें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में। जो BNHS है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इंगेज इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इसका फाउंडेशन कब है? 15 सितंबर 1883। इवन 1885 में INC बना, उसके पहले ये बन चुका था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हॉर्नबिल हाउस, मुंबई। इट सपोर्ट्स मेनी एफर्ट्स थ्रू ग्रांट एंड पब्लिशेस द जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, स्टेटस डेजिग्नेटेड एज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक मैथरन का याद रखना है अपने को, ठीक है। और उसके बाद इसका कौन सा डेजिग्नेशन है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, ये याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें और नेक्स्ट अगर मैं पार्ट कवर करता हूँ ना तो मैं कुछ चीज़ें और बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई संजीवनी टेली मेडिसिन। तो ये जो ई संजीवनी टेली मेडिसिन है ना, इसका क्या है? 1.5 लाख टेली कंसल्टेशंस वेयर रिसेंटली कंप्लीटेड ऑन द ई संजीवनी एंड ई संजीवनी OPD टेली मेडिसिन। जब हम लोग कहते हैं ना टेली मेडिसिन, तो इसका मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे यहाँ आप देखो, ये ना टेली मेडिसिन का एक पिक्चर है। यहाँ पे ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये ऑनलाइन मरीज देख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली 2 तरीके से हो सकता है, या तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो डायरेक्ट इससे मरीज के साथ कांटेक्ट में रहें, या दूसरा तरीका ये होता है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो किसी और जो लोकल वहाँ पे डॉक्टर्स है उनको गाइड करे, और फिर वो जो लोकल डॉक्टर है वो पेशेंट को गाइड करेगा। ये 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई संजीवनी जो है वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, इंडिपेंडेंट ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग बोथ डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट टू
डॉक्टर टेली कंसल्टेशन। ठीक है, मैंने अभी ये चीज़ बताया कि वो दो डॉक्टर के बीच में भी हो सकता है और पेशेंट टू डॉक्टर के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन वो कुछ ऐसा होगा कि रिसेंटली ई संजीवनी वाज सीन इन न्यूज़, या फिर सीधा आपसे पूछ देगा कि ई संजीवनी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये बस अगर याद रहा ना कि टेली मेडिसिन या जो डॉक्टर टू डॉक्टर या पेशेंट टू डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो भी याद रहा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्या कि इट एम्स टू मेक हेल्थ केयर सर्विसेज इक्विटेबल बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट्स बोथ रूरल एरियाज एंड आइसोलेटेड कम्युनिटीज़। क्योंकि एक कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड है, अर्बन एरियाज में जो डॉक्टर का रेशियो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो इसी के लिए टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया। इसमें दो चीज़ें अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना, ई संजीवनी एंड ई संजीवनी ओपीडी, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ई संजीवनी है वो है डॉक्टर टू डॉक्टर, और जो पेशेंट टू डॉक्टर है ना वो है ई संजीवनी ओपीडी। ये देखो, पेशेंट एंड डॉक्टर, पी फॉर पेशेंट, डी फॉर डॉक्टर। वैसे यहाँ पे ओपीडी का कुछ और वो है, ये मैंने समझाने के लिए बस बताया। तो यहाँ पर जो दो चीज़, यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला है टेलीमेडिसिन क्या होता है, दूसरा संजीवनी क्या है, और तीसरा ई संजीवनी ओपीडी क्या है। ई संजीवनी ओपीडी टेलीमेडिसिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट, इसको ब्रेक करो। एक तो पहली चीज़ कहीं ना कहीं सबमरीन से रिलेटेड है ये कुछ, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड है कुछ, यही है ना, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो प्रधानमंत्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट इन अंडमान एंड निकोबार। कहाँ लॉन्च हुआ है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही बन जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही फ्रेम होता है कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, तो वो कहाँ हुआ है, तो वो होगा हमारा अंडमान एंड निकोबार। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो एक बेसिकली ये 2.3 किलोमीटर अंडर सी केबल दैट प्रोवाइड्स बेटर कनेक्टिविटी फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये बेसिकली ये 2300 है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए है, टू प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर एंड 7 अदर आइलैंड। इन आइलैंड्स के नाम अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, वरना यहाँ आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा याद रखना है चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बाकी जिन जिन आइलैंड को कवर किया गया है वो है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, इसकी फंडिंग कहाँ से होनी है, USOF। बेसिकली इट वाज फंडेड बाय द सेंटर थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये ऑब्वियसली केबल का काम है, इंटरनेट का काम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ही करेगी। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि BSNL कुछ कर ही नहीं सकती है। तो बेसिकली इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय BSNL। भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब ऐसा पहले कहा जाता है कि भाई साहब नहीं लगेगा, जब BSNL का जब टावर काम नहीं करता था ना, तो कुछ ऐसा ही कहा जाता था। बेसिकली ये भारत संचार निगम लिमिटेड है, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और इसके साथ साथ एक और है टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यानी TCIL। ठीक है, अब ये करेगा क्या, ऑब्वियसली अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ही इंप्रूव करेगा इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इनेबलिंग इट्स सिटीजन्स टू यूज नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और ये सब चीज़। अभी मैंने आपको बताया था टेलीमेडिसिन, तो बेसिकली अंडमान एंड निकोबार की जब हम लोग बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ के लिए। ठीक है, अब बल्क ऑफ द फाइबर बिंग सोर्स फ्रॉम NEC कॉर्पोरेशन जापान, मतलब इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जापान से, मेड इन इंडिया नहीं है। विच ऑल्सो प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इनकी मदद फिर से कब इनको याद किया जाएगा, जब इंस्टॉलेशन का बात आएगा तो। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। एक इंटरनेशनल टीम है, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है टू ब्रीड द पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन द लैब एंड देन इन्फेक्ट कल्चर्ड ह्यूमन लीवर सेल्स विद इट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है एंड ए ह्यूमन पैथोजन। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग सिविल सर्विसेज की या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये क्या है, एक प्रोटोजोल पैरासाइट है एंड अ ह्यूमन पैथोजन। दिस पैरासाइट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज ऑफ रिकरिंग मलेरिया। इसकी वजह से काफ़ी मलेरिया का भी देखा जाता है बीमारी। द पैरासाइट कैन रिमेन इन द लीवर इन अ डॉर्मेंट स्टेज एंड रिलैप्स लेटर। ये लीवर में रह सकता है, यहाँ पे डॉर्मेंट स्टेज मतलब क्या, चुपचाप, कुछ हरकत नहीं करेगा अंदर में वही, ठीक है, लेकिन रहेगा लीवर में ही, जो बाद में रिलैप्स कर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल्दो इट इज लेस विरुलेंट देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द डेडलीस्ट ऑफ द 5। देखो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट जो मलेरिया का पैरासाइट है ना, वो यही वाला है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इट कैन लीड टू सीवियर डिजीज एंड डेथ। ये भी सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट इज़ कैरिड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। यहाँ पे मेल किसी काम के नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जिनको पता होगा कि जब हम लोग मलेरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो का ही बात होता है। बट इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट पी वाइवेक्स सिंस इट यूजुअली सर्कुलेट्स एट लो लेवल इन द ब्लड। ये एक्चुअली बहुत डेंजरस चीज़ है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। 4 countries accounts for more than 80% of the estimated cases of P. vivax। उसमें कौन कौन सा है, पड़ोसी पाकिस्तान, इंडोनेशिया और साथ में इंडिया एंड इथियोपिया। Certain malaria endemic countries have even abundant chloroquine for P. vivax treatment, but unfortunately chloroquine is still effective in India। कुछ कंट्रीज ने क्लोरोक्वीन को मतलब इसके लिए यूज़ करने से मना कर दिया है, बट इंडिया में अभी भी यूज़ हो रहा है और ये इफेक्टिव भी है, ठीक है। द करेंटली यूज्ड एंटी रिलैप्स ड्रग प्रीमेक्विन हैज़ मेनी साइड इफेक्ट। अभी जो ये ड्रग यूज़ हो रहा है प्रीमेक्विन, इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सुरक्षा पोर्टल। पहली चीज़ ये याद रखना है कि ये सुरक्षा पोर्टल है किस चीज़ से रिलेटेड। आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये वीमेन या जो फीमेल है ये उनसे रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो हमारा है ना सुरक्षा पोर्टल, सबसे पहली बात ये वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन लॉन्च किया गया है। तो किसके लिए होगा, एलिफेंट के लिए, ठीक है। इसमें काम क्या होगा इसका, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फॉर मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जब कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। वैसे भी जिनको नहीं पता हो कि अभी रिसेंटली एक जो केस हुआ था जिसमें एक हथिनी के पेट में वो कुछ बॉम्ब फटने वाला वो हो गया था, ठीक है, तो उसके मद्देनज़र भी ना ये चीज़ स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना है जो हमारा सुरक्षा पोर्टल है ये किसी से रिलेटेड है, एलिफेंट से, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सनस्पॉट। ये सनस्पॉट है, पिछले लगभग 2-3 सालों से ये न्यूज़ में आ ही रहा है किसी न किसी वजह से। एक मैसिव सनस्पॉट ग्रुप AR2770 वाज ऑब्जर्व्ड यूजिंग इमेजेस ऑफ सन सरफेस फ्रॉम नासाज सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे याद रखना है सनस्पॉट क्या है और दूसरा क्या है AR2770। AR2770 आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रिसेंटली ना AR2770 जो है वो न्यूज़ में देखा गया था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये सनस्पॉट से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं सनस्पॉट है क्या। अब ये जो सनस्पॉट है ये क्या है, इट इज़ एन एरिया ऑन द सन, एरिया ऑन द सन, सन के आसपास की अभी बात नहीं हो रही, एरिया ऑन द सन दैट अपीयर्स डार्क ऑन द सरफेस एंड इज रिलेटिवली कूलर देन सराउंडिंग पार्ट्स। ये यहाँ पे देखो आप, है ये पूरा सन का एरिया, है ये पूरा सन का एरिया, लेकिन ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा डार्क दिखता है एंड रिलेटिवली कूलर देन द सराउंडिंग पार्ट, ठीक है। जो सन स्पॉट है ना वो एक्चुअली में स्पॉट तो है बट कूलर देन सराउंडिंग। अब इसमें वाई आर सन स्पॉट्स रिलेटिवली कूलर, बिकॉज दे फॉर्म एट एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ ये फिर एक फैक्चुअल चीज़ है कि जहाँ पे सन स्पॉट है, जहाँ पे सन स्पॉट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सन स्पॉट दिस मैग्नेटिक फील्ड आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप सम ऑफ द हीट विद इन द सन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। वो सरफेस पे ही नहीं पहुंचने देता, इतना ज़्यादा है। These spots are visible markers of sun's magnetic field which forms a blanket that protects the solar system from harmful cosmic radiation। अब ये जो स्पॉट है ना
ये जो स्पॉट है ये अपने आसपास किसी रेडिएशन को ही नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक ब्लैंकेट की तरह भी काम करता है, दैट प्रोटेक्ट्स द सोलर सिस्टम फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ ना दो चीज़ें, एक है सोलर मैक्स, एक है सोलर मिन। यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ स्पॉट है, ये स्पॉट, फिर यहाँ इस पूरे में स्पॉट है, पूरे में धब्बा है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है सोलर मिन में। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है सोलर साइकिल का। ये क्या कहता है कि इट इज द साइकिल दैट सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अप्रॉक्सीमेटली एवरी 11 ईयर। सोलर साइकिल का टाइम क्या होता है? 11 साल का। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सन स्पॉट इन एनी गिवन सोलर साइकिल इज डेजिग्नेटेड एज सोलर मैक्सिमम, द लोएस्ट इज कॉल्ड एज सोलर मिनिमम। तो बेसिकली जो सोलर साइकिल का वो पीरियड है वो कितना का है? 11 साल का। अगर उस दौरान जब सबसे ज़्यादा स्पॉट जिस समय देखा जाएगा उसको क्या कहा जाता है? सोलर मैक्स, और जिसमें सबसे कम है वो क्या है? सोलर मिन, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे माउंट सिनाबंग। बेसिकली माउंट सिनाबंग जो है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी ये रिसेंटली यहाँ पे एक इरप्शन हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि है कहाँ पे? तो कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में। And it has erupted recently again, releasing a huge column of glass. तो ये है नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। द वोल्केनो वाज डोर्मेंट फॉर 400 ईयर्स, मतलब 400 साल से ये शांत था, ठीक है। 400 साल से कोई हरकत नहीं थी, और रिसेंटली ये 2010 में इरप्ट हुआ, 2014 में इरप्ट हुआ। यहाँ पे ये जो माउंट सिनाबंग है ना, दैट इज इट इज अमॉन्ग मोर देन 120 एक्टिव वोल्केनोज इन इंडोनेशिया। 120 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज जो हैं इंडोनेशिया में, उसमें से एक है, विच इज़ प्रोन टू सिस्मिक अपहीवल ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में कितने लोग जानते हैं? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये देखो, ये ना हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एरिया है। ये कुछ ऐसा एक रिंग जैसा बन रहा है यहाँ पे। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, नाम से ही पता चल रहा है रिंग ऑफ फायर, मतलब यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी की बात की जाएगी। इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। इज अ पाथ अलोंग द पैसिफिक ओशियन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया ना माउंट सिनाबंग में, यहाँ पे अपहीवल का यानी सिस्मिक अपहीवल का भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर जो है ना, उनमें एक्टिव वोल्केनोज अक्सर देखा जाता है और अर्थक्वेक भी देखा जाता है इन सारे एरियाज में, ठीक है। ये जो रिंग बना हुआ है उसमें इट ट्रेसेस द बाउंड्री बिटवीन सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूडिंग पैसिफिक, जुआंटे फूका, कोकोस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नास्का, नॉर्थ अमेरिकन एंड फिलीपींस। तो ये बेसिकली यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम नहीं याद रखना है जब हम लोग रिंग ऑफ फायर बेल्ट की जब बात करते हैं ना। तो एक तो है कि इसका दूसरा नाम क्या है और ये क्यों जाना जाता है, मतलब लाइक क्या एक इम्पोर्टेंट क्या है इस रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो यही है कि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज देखे जाते हैं और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक भी देखा जाता है। दूसरा यहाँ पे हमको क्या पढ़ना था? माउंट सिनाबंग, जो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड में। नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड बहुत फेमस है, ठीक है। ये है हमारा माउंट सिनाबंग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम जो है बेसिकली ये भी हर साल न्यूज़ में रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है, तो इस वजह से देर इज़ राइजिंग वाटर लेवल इन द मुल्ला पेरियार डैम एंड इशुएंस ऑफ फर्स्ट वार्निंग हैज ट्रिगर्ड पैनिक अमंग पीपल लिविंग डाउन स्ट्रीम। अब हम लोग देखते हैं ये लोकेटेड कहाँ है? ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायर एंड पेरियार रिवर इन केरला, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर यहाँ से फंसाया जाता है क्वेश्चन को कि इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायर एंड पेरियार रिवर इन केरला बट ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। द डैम इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बट इट वॉज गिवन ऑन लीज टू द तमिलनाडु on 29 अक्टूबर 1886 फॉर 999 ईयर्स। और ये चीज़ आज तक चला आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब लीज हो ना, तो लीज ऐसे ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। 1000 साल, 2000, 5000 साल के लिए लीज पे दे दिया जाए। तो एक्चुअली इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है केरला एंड तमिलनाडु के बीच में।
अब यहाँ पे तमिलनाडु को परमिशन है कि ये पावर जनरेट कर सकती है डैम से थ्रू एन एग्रीमेंट इन 1970। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये पेरियार रिवर है, यहाँ पे एक पेरियार लेक है और ये मुल्ला पेरियार डैम है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे ना ये पूछा, एक तो रिवर का नाम पूछा जा सकता है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये है कहाँ पे। अगर है पूछा मतलब लाइक वेयर दिस मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन केरला। लेकिन अगर आपसे ये पूछा कि इसका जो मेंटेनेंस है या इसका जो ऑपरेशन है वो कौन देखता है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है होना है केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। एक वेबिनार हुआ था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के दिन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थीम क्या था, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब ये है क्या बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त को ये मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल, सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सिंस 2015। तो ये हैंडलूम का भी हम लोगों ने देखा था, वो भी 2015 से स्टार्ट हुआ और ये भी 2015 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि कब ये बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, तो ये हमारा 10 अगस्त। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा सा देख ले, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों स्टेज में हो सकता है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर मेन आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं ना, नेटवर्क 1G 2G 3G 4G, कुछ ऐसा ही 1G 2G 3G 4G यहाँ भी होता है। जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है ना, ये बेसिकली हमारा जो रॉ मटेरियल्स होता है उससे निकाला जाता है, लाइक स्टार्च, शुगर, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये इन सब चीज़ों से भी निकाला जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है ना, इसमें बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट ये सब का यूज होता है, वेस्ट बायोमास, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप यहाँ पे याद रखना, ये ऑप्शन में अगर सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का आया ना तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा नॉन फूड क्रॉप का, such as cellulosic biofuels and waste biomass, stocks of wheat and corn and of wood. Example include advanced biofuels like biohydrogen, biomethanol. ठीक है, जो थर्ड जनरेशन है ना, दे आर प्रोड्यूस स्पेशली फ्रॉम इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप सच एज एल्गी। तो बेसिकली इसको बनाने में बड़ी मशक्कत होती है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ऑल्दो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से तो कई बार इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये थर्ड जनरेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन मतलब कहाँ से, स्टार्च, शुगर, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल। जो सेकंड जनरेशन है उसमें कहाँ से, नॉन फूड क्रॉप। जो थर्ड जनरेशन है वो कहाँ से, स्पेशली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, एल्गी। जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से लिया जाता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एनहांस द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिलने आइस सेल्फ। मिलने आइस सेल्फ बेसिकली हमारा क्या है, द लास्ट फुल्ली इंटैक्ट आइस सेल्फ इन द कैनेडियन आर्कटिक नेम्ड मिलने आइस सेल्फ हैज कोलैप्स्ड लूजिंग मोर देन 40% ऑफ इट्स एरिया। तो यहाँ से जो सबसे पहला चीज आएगा वो कि वो है कहाँ पे, तो कैनेडियन आर्कटिक में। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके बारे में देखें कि इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉर्मर एलेसमेयर आइस सेल्फ विच इज लोकेटेड इन नूनावुत कनाडा। ये क्या है, फ्रेगमेंटेड फॉर्मर एलेसमेयर आइस सेल्फ का मतलब बेसिकली एक एलेसमेयर आइस सेल्फ एक बड़ा सा पार्ट है, उसी का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट क्या है, मिलने आइस सेल्फ। सेकेंड लार्जेस्ट आइस सेल्फ इन द आर्कटिक ओशियन एंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ एल्समेयर आइलैंड। ठीक है, उसके बाद है हमारा कृषि मेघ। तो जो कृषि मेघ है ना, इसमें कहीं से भी रेन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अनाउंस किया ऐसा बेसिकली एक कृषि मेघ नाम का कॉन्सेप्ट। ये है डेटा रिकवरी सेंटर सेटअप टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ ICAR। यहाँ पे सिर्फ एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ये पॉइंट कि कृषि मेघ किसी से रिलेटेड। आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे कि वो बारिश से रिलेटेड है। तो इसका और क्या है, बेसिकली इट एम्स टू मीट द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो बस ये वाला पार्ट है हमारा कि ये डेटा रिकवरी सेंटर है किस चीज़ के लिए,
ICAR के लिए। इसका लोकेशन कहाँ है? द सेंटर हैज़ बीन सेट अप एट, कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। एग्जिस्टिंग डेटा सेंट्रल जो सेंटर है दैट इज बिल्ड ड्यूरिंग 2012 shall be strengthened with cloud computing infrastructure. It would deploy mission critical applications like e-office, ICAR ERP, एजुकेशनल पोर्टल, KVK पोर्टल, मोबाइल ऐप। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि डेटा को बचा करके रखना है, ठीक है। यहाँ जब मेघ हम लोग कह रहे हैं ना, तो बेसिकली क्लाउड से कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि बहुत सारे डेटाज हैं, इनके ऊपर एक क्लाउड चढ़ा दो ताकि ये बचे रहें, ठीक है। तो ये है, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया। उसके बाद इसमें हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम पर्पस से ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ में था इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली इंडिया वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। जो ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द एग्रीकल्चरल इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दैट इज इन ट्यून विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहली बात अगर आपसे ये पूछा जाए ना यहाँ पे, तो ये याद रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का फंडेड है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें फंडिंग की है। उसके बाद दूसरा है हमारा ICAR, तो ये क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ICAR के जो प्रेसिडेंट माने जाते हैं ना, वो कौन एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा ड्वार्फ प्लैनेट सेरस भी इस बार न्यूज़ में बहुत रहा है, छोटा सा ड्वार्फ प्लैनेट है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली फाउंड दैट इट इज सेड टू हैव सॉल्टी वाटर अंडरग्राउंड। सॉल्टी वाटर कहाँ मिला है? ड्वार्फ प्लैनेट सेरस। तो बेसिकली सेरस जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है बाय ऑब्जर्विंग द क्रैक्स क्रिएटेड टू फॉर्म अ क्रेटर। अब इसके बारे में हम लोग देखें तो ये 22 मिलियन ईयर्स अगो बना है। द साइंटिस्ट हैव गिवन सेरस द स्टेटस ऑफ एन ओशियन वर्ल्ड। ध्यान देना, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली टर्म वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज ओशियन वर्ल्ड। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ओशियन वर्ल्ड। तो ये जो ओशियन वर्ल्ड है ये किसी से रिलेटेड है? ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सेरस, उससे। एज इट हैज़ अ बिग रिजर्वायर ऑफ सॉल्टी वाटर अंडरनीथ इट्स फ्रिजिड सरफेस। एक्चुअली इसके सरफेस पर एक बड़ा सा रिजर्वायर सॉल्टी वाटर का है, ठीक है। दिस हैज लेड टू एन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट कि ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है ना, ये एक हैबिटेबल हो सकता है और हैज़ द पोटेंशियल टू बी। जैसे दिख गया पानी, वैसे ही सबसे पहली जो चीज़ ध्यान में आती है कि चलो भाई रहने के लिए एक और धरती के अलावा जगह मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज़ ध्यान में आती है, तो यहाँ भी साइंटिस्ट को यही लगा। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस पूरे वीक का, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट। सीधी सी बात है, पहले अगर मैं आपको ना इसको एग्जांपल से एक ही बार में समझा दूं कि अगर किसी पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 + 1 2, अगर सपोज यहाँ पे दो बेटे और एक डॉटर है अगर यहाँ पर, तो पहले जो ये जो प्रॉपर्टी का ऐसा डिवीज़न होता था ना, तो फादर्स के प्रॉपर्टी में सिर्फ इन दोनों का हक होता था, इनको कोई भी ऐसा हक नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तीनों को इक्वली मिलेगा। पूरे जो ना इस न्यूज़ का क्रक्स यही है कि सबको इक्वली मिलेगा। कोर्ट ने ये बताया कि हिंदू वीमेंस राइट टू बी ए जॉइंट हायर to the ancestral properties by birth and does not depend on whether her father was alive or not when the law was enacted in 2005। यहाँ पर जब लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? राइट टू बी कोपर्सेनरस और जॉइंट लीगल हायर इन द सेम वे मेल हायर डज। मतलब यहाँ पर सबको बराबर का हक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक है स्वच्छ भारत अकेडमी। ये किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ये याद रखना है, यहाँ पे ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये एकेडमी किस चीज़ के लिए? देखो नाम से ही पता लगा सकते हो आप, स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें लगा दिया एकेडमी, मतलब साफ सफाई के बारे में अब यहाँ पर सिखाया जाएगा। ड्यूरिंग द वीक गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। इसमें है क्या? एक फोन बेस्ड एकेडमी है हैविंग IVR बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। साफ सफाई के बारे में सीख सकते हो, घर में ऐसे झाड़ू पोछा कैसे लगाना है, आसपास कैसे साफ रखना है, ये आप यहाँ से सीख सकते हो।
फीचर्स क्या है? द ट्रेनिंग कोर्स कंटेन्स अ 60-minute मॉड्यूल स्पैनिंग वेरियस टॉपिक अंडर द ODFS एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वो मिनिस्ट्री अगर याद रह गया ना तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे ना मिनिस्ट्री भूल जाते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, ठीक है। बाकी तो यहाँ आप नाम से पता लगा सकते हो कि एकेडमी है तो क्या करेगा। इसके कोर्स में 4 चैप्टर हैं, जिस चारों में ऑडियो लेसन्स और मल्टीपल चॉइस क्विज भी है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी सिर्फ ये हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन बाद में इसको फिर अदर लैंग्वेज में भी एक्सटेंड किया जाएगा। इट विल बूस्ट द कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स इन द ट्रेनिंग ऑफ स्वच्छाग्रहीज एज वेल एज PRIs मेंबर कम्युनिटी बेस्ड। मतलब ये है ना कि आपके आसपास किस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हो, जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिस्पोजल के, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इस सप्ताह रहा सबसे ज्यादा न्यूज में ये था स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 बेसिकली रसिया ने जो अभी क्लेम किया है कि उसने फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन बना लिया है, ये उसी को लेकर के है। तो ये जिसने डेवलप किया उसका नाम क्या है? गैमालेवा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इनका ये डेवलप किया हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है? द वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द DNA ऑफ SARS-CoV-2 टाइप एडेनो वायरस, अ कॉमन कोल्ड वायरस, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो कोरोना वायरस है उसके सिम्टम्स तो कुछ इसी तरीके के होते हैं, तो उसी के बेसिस पर ये बनाया गया है। द वैक्सीन यूजेस द वीकेंड वायरसेस टू डिलीवर स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैथोजन एंड स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को ही यहाँ पे हमारा बूस्ट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है वो सोच करके इसको बनाया गया है। लेकिन अभी भी WHO अपने उसी पे है। अब WHO ने कहा कि अभी हम लोग इसका जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो करेंटली WHO एंड द रशियन हेल्थ अथॉरिटीज डिस्कसिंग द प्रोसेस फॉर पॉसिबल WHO प्री क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इनको सबसे पहले WHO क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे स्पुतनिक 5 नाम क्यों दिया गया है? एज अ रेफरेंस टू द फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1957। एक्चुअली सोवियत यूनियन ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था 1957 में, उसका जो नाम था वो था स्पुतनिक 5। तो इसीलिए इसका भी नाम क्या दिया? स्पुतनिक 5 इंस्टेड ऑफ द ग्लोबल स्पेस रेस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा पैपम रिजर्व फॉरेस्ट। पैपम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में देख ले कि अभी एक्चुअली इस रिजर्व फॉरेस्ट में ना एक डिफॉरेस्टेशन का केस आया है। कहा गया है कि इसमें काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लीजिए। जो पैपम रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ पे है? तो ये जो हमारा पैपम रिजर्व फॉरेस्ट है ये कहाँ पे है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे इट इज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। और बेसिकली ये दो IBAs के बीच में है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है ना उसके बीच में होता। तो ये IBA होता है क्या है? ये हमारा बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है ना उसके बीच का ये पार्ट है। लोकेटेड इन बिटवीन 2 IBAs, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। तो ये यहाँ से ना एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो पैपम रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है या किसके बीच में पाया जाता है? तो ये हमारा 2 IBAs के बीच में, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बीच में। इट इज अ नेस्टिंग हैबिटेट ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ द लार्ज कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल ग्रेट विद ग्रेट रिद एंड ओरिएंटल पाइड, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला क्या है कि ये जो पैपम फॉरेस्ट है ये है कहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नेस्टिंग हैबिटेट किस किस चीज का है, ठीक है। तो गाइज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जो दूसरा पार्ट होगा ना हमारा वो रिलेटिवली छोटा पार्ट होगा, तो उसमें हम लोग रिमेनिंग इस वीक का जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।